अब बात करते हैं कि लून शॉट होते किस किस तरीके के। सो ऑथर कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लून शॉट, वन इज पी टाइप, वन इज एस टाइप। पी टाइप इज मोर ऑफ अ प्रोडक्ट, एस टाइप इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजी। डिफरेंस समझते हैं, पी टाइप क्या, एस टाइप क्या। पी टाइप इज समथिंग जिसके अंदर आप कुछ एक नया इनोवेशन लाने की बात कर रहे हो। बट एस टाइप का क्या है आपने फुल फॉर्म? स्ट्रेटेजी। ओके, स्ट्रेटेजी टाइप। स्ट्रेटेजी टाइप मून शॉट। एस टाइप इज something very 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 small, something more in strategy in nature. सही बात है। Correct. P type is something which required some effort, some development. समझ गया मैं। ये P type loon shot टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरह होते हैं, तो इनका सक्सेस और फेलियर बहुत ज्यादा स्विफ्ट होता है। तो both the P type and S types are important. S type is something which is important on a day-to-day basis. P type is something important which probably you can quantify once a year, once a quarter, once a half year type of a thing. But आपको दोनों को equally importance देनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम इस बार रिव्यू कर रहे हैं लून शॉट्स। बहुत अमेजिंग बुक लग रही है, अभी तक बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही है और ये डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे। और इस सेशन में हम सीखेंगे एक ऐसा तरीका कि कैसे हम स्ट्रक्चर्स बनाएं कि हम लून शॉट्स को मिस ना करें। लून शॉट्स आते तो रहेंगे बट हमें मिस नहीं करना है, हर शॉट को खेलना है अच्छे से, राइट? तो कैसे ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो पुनीत, ये टॉपिक तो बहुत अमेजिंग है। थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही से लून शॉट आएंगे, बाहर से भी लून शॉट आएंगे। पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएं कि मैं आइडियाज़ मिस ना करूं, कहीं से भी आए वो आइडिया। श्योर। सो थैंक्स दोस्तों, दिस इज़ द थर्ड सेक्शन ऑफ लून शॉट। आई एम श्योर आपको पहले दो सेक्शंस बहुत अच्छे लगे हैं और आप वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं। और अगर ये पहली वीडियो है आपकी तो प्लीज़ आप पहले दो सेक्शन पे जाके ज़रूर देखिएगा, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस दैट सेक्शन। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन विनीत, आपने सेक्शन 1 में पूछा था लास्ट टाइम कि आप एग्जीक्यूशन और आइडियाज़ को कैसे सेग्रीगेट करें, और आइडियाज़ आर वर्थ अ डाइम, दैट्स व्हाट यू सेड, दैट वर्बैटिम, करेक्ट, कि आइडियाज़ आर वर्थलेस। कैसे आप उसको वर्दी बनाएं और कैसे उसको एग्जीक्यूशन में लेके आएं और कैसे इंपॉर्टेंस दें। सो ऑथर यहाँ पे आपके ही सवाल को बहुत अच्छे से आंसर करते हैं इस सेक्शन के अंदर। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आप बांट सकते हो दो भागों में। फर्स्ट भाग इज आर्टिस्ट, ओके, एंड द सेकंड पोर्शन इज द सोल्जर्स, करेक्ट। सो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आई एम श्योर हम सबने सुना होगा। डू यू रिमेंबर महाभारता एंड कृष्ण जी ऑन वन साइड ऑफ द टेबल एंड ऑल द महारथीज ऑन द अदर साइड fighting against each other? So that's a typical example. So Krishan ji over there at that particular point of time was the artist. Right. The Sena which was backing him up was the soldiers. Right. Correct? So अगर आप देखोगे किसका रोल ज़्यादा बड़ा था? आई थिंक जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो आइडिया जनरेटर है, उनका था, बिकॉज वो उन सोल्जर्स को बता रहे थे कि करना क्या है अल्टीमेटली। विनीत, बस यही नहीं करना है। अच्छा। दोनों का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट था। अगर सेना नहीं होती और सिर्फ आप स्ट्रेटेजी लगाते तो एग्जीक्यूट कैसे करते? अगर अर्जुन नहीं होते तो कृष्ण जी, क्योंकि वो निहत्थे थे, वो कभी एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते उन रूल्स के अंदर जो उन्होंने सेट किए थे। उनको अपने रूल्स तोड़ने पड़ते। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी चाहिए जो आइडिया जनरेट कर सके, ऐसे लोग चाहिए जो उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सके। एग्जैक्टली। सो यू नीड बोथ कृष्ण जी So Krishna needs a Arjun, Arjun needs a Krishna, then they are inseparable. Right. So your Krishna out here is the artist and Arjuna is the soldier. So we need both Krishna and Arjuna in your organization. Till then you love them both equally, nurture them both equally, give them fair chance. Chances are very high you will not be able to grow. तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कृष्णा और अर्जुना अपनी कंपनी के अंदर रखें, साथ में लेके चलें। ठीक है, तो दोस्तों पहले दो टीम डिवाइड कीजिए, आर्टिस्ट एंड सोल्जर्स। परफेक्ट। तो आप कह रहे हैं टीम नहीं बनानी है, जो टीम है उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये आर्टिस्ट के तरह के लोग हैं जो शायद स्ट्रैटेजी में, दिमाग लगाने में, आइडियाज जनरेट करने में क्रिएटिव हैं, और एक जो एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे हैं, जो कर रहे हैं वही करेंगे। ये टीम बना के शायद कुछ अलग करने की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा।
Krishna won't focus on day-to-day execution. अच्छा, ओके, He'll focus more towards what are we gonna do 1 month from now, 6 months from now, 1 year from now. Arjuna will more focus on day-to-day execution. तो इस केस में तो फिर जो ओनर हैं या जो फाउंडर हैं वो हमेशा कृष्णा का रोल लेंगे, क्योंकि वो कहेंगे मैं आइडिया सोचूंगा 6 महीने बाद क्या करना है। अगर हम छोटे बिजनेस की बात करें तो टिपिकली हम देखते हैं सारे डिसीजन जो ओनर है, जो फाउंडर है, जो एंटरप्रेन्योर है वही ले रहा है। So founder will always be the god of that enterprise organization, no doubts about it. But founder अकेला कुछ नहीं कर सकता। विनीत, एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो बेस्ट से बेस्ट स्केल्ड बिजनेस होते हैं ना वो फाउंडर के इनोवेशन से बिल्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता है। द बेस्ट से बेस्ट स्केल्ड बिजनेसेस बिल्ट होते हैं फाउंडर के अच्छे आइडिया स्पॉट करके सोल्जर्स के थ्रू एग्जीक्यूट कराने में। तो फाउंडर को क्या करना है, अपनी पूरी टीम को 2 पार्ट्स में बांटना है। सो वन इज द सोल्जर्स, जिसके साथ आप डे टू डे एग्जीक्यूशन करें, आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं, इंश्योर करें कि जो जो आपकी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल्ड हों। देन देयर इज अ टीम ऑफ आर्टिस्ट, उनके साथ हमें बैठ के फोकस करना है व्हाट ऑल न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू प्रोडक्ट इनोवेशंस वी कैन कम अप विद। वहां पे बैठ के हमें लून शॉट्स खोजने हैं। अब दोनों को हमें इक्वल प्यार क्यों करना है? सोल्जर रोज जाएगा, रोज शिकार करके लेके आएगा, रोज आपको कुछ रिजल्ट निकाल के देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाउंडर को लगे यार ये तो रोज कमा के दे रहा है और आर्टिस्ट तो अभी शुरू किया है, 1 हफ्ते तक बैठा है और अभी तक पेंट ही कर रहा है, ये तो बेकार है। करेक्ट। एट द सेम टाइम यू शुड नॉट गेट टिल्ट टुवर्ड्स द आर्टिस्ट कि सोल्जर का क्या है, हर बार एक ही चीज लेके आता है, हर बार इतना ही काम पूरा कर देता है, ये देखो ये बहुत बड़ा है, ये हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है। ही इज योर कैश काउ, ये आपको कमा के दे रहा है, ये आपके इनिशियल एग्जीक्यूशन को अचीव करके दे रहा है। ही वुड बी योर फ्यूचर सक्सेस मंत्रा। तो दोनों को अलग अलग रखिए, दोनों को अलग टारगेट्स दीजिए, दोनों के साथ अलग तरीके से काम कीजिए, दोनों को इक्वली प्यार कीजिए और दोनों की एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कीजिए। सही है। आई थिंक इट्स लाइक माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। दिमाग अपना काम करता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी बॉडी आपको चला रही है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और इनका समन्वय, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो शायद ये आइडिया वाले लोग जो हैं या आर्टिस्ट जिन्हें आप कह रहे हैं, ये माइंड है और जो बॉडी है वो है सोल्जर्स, क्योंकि वो आपके काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। परफेक्टली आर्टिकुलेटेड। सो अब पहली चीज़ हमने समझी कि सोल्जर्स अलग करने हैं, आर्टिस्ट अलग करने हैं, दोनों के साथ अलग अलग काम करना है। द मोमेंट आर्टिस्ट विल बी एबल टू कम अप विद अ पॉइंट, अ प्रूवन पॉइंट, कि ये स्ट्रेटेजी ऐसी है जो हम अब सोल्जर्स को देके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विनीत, उसका ट्रांजिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेज करना। एब्सोल्युटली, क्योंकि सोल्जर्स एक तरीके से काम करते आ रहे हैं, राइट। अब वो आंखें बंद करके भी शिकार कर सकते हैं, जैसे राजा दशरथ किया करते थे। करेक्ट, कि साउंड सुन के भी ही कैन एक्चुअली किल द एनिमल। करेक्ट, ही कैन क्या कहते हैं, शिकार भेद देते थे, समथिंग समथिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो दिस इज द सोल्जर्स बिकॉज दे आर अकस्टम्ड टू डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे। करेक्ट। जस्ट बिकॉज फ्यू ऑफ द पीपल हैव सेड कि दिस इज द बेटर वे, आई वोंट बिलीव इन टू इट। रातों रात में चेंज नहीं कर दूंगा। प्लस रेजिस्टेंस टू चेंज रहता है, हर इंसान जो कर रहा है उससे अलग कुछ करने आप बोलो तो ये बहुत डिफिकल्ट है। कि किसी ने आइडिया दे दिया ऑर्गेनाइजेशन में, शायद जो आर्टिस्ट हैं वो एक आइडिया लेके आए कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और आपने बस वो कह दिया, उससे वो नहीं हो जाएगा। एक ट्रांजिशन जरूरी है, उनको कैसे समझाया जाए। तो ये एंटरप्रेन्योर का काम है कि आर्टिस्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो प्रूवन हो गई हैं, जिसमें अब वो लोग विश्वास कर रहे हैं कि ये तो हमें आगे लेके जा ही नहीं, उसका एक राउट बनाना, सोल्जर्स के साथ कन्विंस करना और अब उनके अंदर ये इनकलकेट करना, सो दैट नाउ दिस इज द न्यू नॉर्मल। करेक्ट। दिस विल बिकम द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड नाउ दे विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस नाउ। एब्सोल्युटली। एंड एट द सेम टाइम अब आर्टिस्ट फोकस करना शुरू करे दूसरे लून शॉट्स के ऊपर। सही है। करेक्ट। सो दिस इज द थर्ड मंत्र। करेक्ट। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़ोन करके टेली सेल्स करता है, राइट, और सारा फोकस है नए फ्रेश कॉल्स को करने पे, राइट। अब कोई एक आइडिया लेके आता है आर्टिस्ट कि हमें जो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हमने आज तक कन्वर्ट कर रखे हैं उसके लिए एक अलग टीम बनानी चाहिए जो सिर्फ उन पे फोकस करेगी कि उनसे रिपीट बिजनेस कैसे आए। करेक्ट, राइट। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो बोलेंगे अगर उनको खरीदना होगा, वो हमारे कस्टमर है, दे विल कम बैक टू अस, प्रॉब्ली दे विल रिडिक्यूल द आइडिया, तो लून शॉट।
ये बहुत डिफिकल्ट है उनको कन्विंस करना कि आप ये करो, एग्जिस्टिंग लोगों को वापस से रीच आउट करो, क्योंकि उनका कोई इंटेंट नहीं आया है अभी तक, वो सिर्फ इंटेंट वाले लोगों को कॉल कर रहे हैं। तो ये एक नया थॉट कोई लेके आया, लेकिन इसको करवाना, एग्जीक्यूट कराने में जो फाउंडर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को धीरे धीरे कन्विंस करे, शायद छोटे से स्टार्ट करे। क्योंकि आई थिंक जो मुझे लगता है कि किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे इफेक्टिव तरीका है कि एक बार में बड़ा चेंज ना लाएं, चेंज की खिलाफत करें हमेशा कि आप चेंज, यू शुड प्रोपोगेट चेंज, बट क्या है, लोग चेंज से बहुत रेजिस्ट करते हैं। तो एक बार में बड़ा चेंज ला के उनको चरमराएं नहीं पूरी व्यवस्था को, छोटा सा कोई चेंज लाएं। जब लोगों को लगने लगेगा कि ये सक्सेस हो रहा है तो वो भी उसे अडेप्ट करेंगे, और ये जो आर्टिस्ट से सोल्जर तक के ट्रांजिशन की बात है, ये हो पाएगी। आपकी बात सुन के विनीत मुझे एक चीज़ की कन्विक्शन तो आ गई है, this book or this discussion is going to help you out in your own business. Absolutely. And you are 100% Every going book to which we do know, that helps. That's why I'm loving this exercise. Perfect. So very well articulated, as I always say. आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को Thank you so much. But ये क्या है, actually practically देख रहे हैं, और शायद जो लोग हमें देख रहे हैं ना, वो भी practically relate कर पा रहे हैं कि ऐसा होता है लाइफ में। परफेक्ट। सो 3 रूल्स हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए। सेपरेट योर आर्टिस्ट एंड सोल्जर, लव देम इक्वली, मैनेज द ट्रांजिशन फ्रॉम आर्टिस्ट टू सोल्जर। Yes. 4th रूल जो इसके अंदर आता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इवन इन आर्टिस्ट, अ पर्सन हु इज आइडिएटिंग एंड पर्सन हु इज मार्केटिंग probably can't be the same. Okay. तो टीम एक हो सकती है, बट उस टीम के अंदर भी 2 रोल अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने बोला कि ऐसे होना चाहिए और वो उसको लेकिन कब को कन्विंस नहीं कर पा रहा है। करेक्ट। कन्विंस करने के लिए उसको मार्केट जो करना है उसका भी एक लून शॉट अलग से हो सकता है। तो एक अच्छा आइडिया ढूंढ के लेके आना और उसको एस्टेब्लिश करना कैन बी 2 अलग पार्ट्स ऑफ लून शॉट्स, 1 लून शॉट। बहुत सही है। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कोई एक आइडिया लेके आया, हम उसे ही कह देते हैं देख बहुत बढ़िया आइडिया है, इसे एग्जीक्यूट करो, इसे आगे बढ़ाओ। हमें ये समझना पड़ेगा शायद वो बंदा आइडिया सोचने में माहिर है, लेकिन उसे अगर उसकी जिम्मेवारी दे दी जाए कि इसे एग्जीक्यूट करो, तो ही इज़ नॉट द बेस्ट पर्सन प्रॉबेबली। अगर वो एग्जीक्यूट भी कर देता है तो उस आइडिया को प्रोपोगेट करने में, यानी कि उसे मार्केट करने में, लोगों तक लेके जाने में, एक्सेप्टेबिलिटी लाने में शायद वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो स्किल सेट्स उसमें नहीं है। तो ये 3 अलग अलग स्किल सेट्स हैं, आइडिया लाना, आइडिया को मार्केट करना या एक्सेप्टेबिलिटी लाना, और तीसरा उसे एक्चुअली एग्जीक्यूट करना। एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इस बुक्स में हम बहुत सारे एग्जांपल, दिस इज वेरी डिफिकल्ट बुक टू रीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इन सो मच ऑफ इलस्ट्रेशंस ऑन टू इट, हम अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ और उसको रिलेट कर। आई थिंक दैट्स वेरी हेल्पफुल, प्लीज़ आप बताएं। मीठे का सब्स्टिट्यूट आज की डेट में, we have not discussed this is all random conversation which we are having guys, just to reiterate. मीठे का सब्स्टिट्यूट आज की डेट में इंडिया में, मिठाई का सब्स्टिट्यूट, व्हाट इज दैट? मिठाई का चॉकलेट्स, चॉकलेट। एक नाम जो आप लेना चाहेंगे? कैडबरी। व्हाई कैडबरी? व्हाई मीठे का सब्स्टिट्यूट? व्हाई चॉकलेट? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मार्केट कुछ इस तरीके से किया है कि कोई भी ओकेशन हो, कोई भी खुशी का मौका हो, जो हम मिठाई खाते हैं, मिठाई लाओ बोलते हैं, उसकी जगह अब चॉकलेट इज रिप्लेस्ड। मिठाई खाने से अब लोगों को परहेज है, लेकिन चॉकलेट चल जाती है। करेक्ट। तो और कैडबरी ने खासकर ये किया, और शायद कोई भी इतना फेमस या पर्टिकुलर किसी भी ब्रांड ने इस पे फोकस नहीं किया। मुझे इनफैक्ट आप अब बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है कि मुझे आप अगर और चॉकलेट्स के ब्रांड की बात करोगे, इंडियन ब्रांड्स, तो विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एक्सेप्ट से नेस्ले एंड अदर्स, बट प्रोमिनेंट इज कैडबरी। सो इस एक चीज़ को पकड़ा और आगे बढ़ाया। सो दोस्तों, क्या आप भी रिलेट करते हो विनीत की ऑब्जर्वेशन से? बिकॉज आई एम 100% अलाइन। यही मेरा पॉइंट था जो मैं देना चाह रहा था। उन्होंने, किसी एक ने कंपनी में सोचा कि वी आर अ वेरी स्वीट जनरेशन। इंडिया में स्वीट्स बहुत अच्छे तरीके से खाई जाती हैं, समझी जाती हैं, ग्रैंड की जाती हैं। वी ऑल आर वेरी वेरी स्वीट गाइज, पीपल, ह्यूमन बीइंग। खासकर बंगाल में, हम आज बंगाल में हैं, यहाँ तो मिठाई चलती है बस, मिष्टी दोई, मिष्टी एवरीथिंग, संदेश, बहुत मीठे लोग हैं यहाँ के। एब्सोल्युटली। उन किसी एक ने सोचा कि मुझे चॉकलेट नहीं बेचनी है, मुझे मिठास बेचनी है। दैट्स द फर्स्ट लून शॉट। करेक्ट। कि मुझे चॉकलेट को मीठे का सिनोनिम बनाना है। तो वो ये नहीं बोलते कि कुछ चॉकलेट हो जाए, वो ये बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए। राइट। सो दिस वाज जस्ट 1 लून शॉट। ट्रू। कि हम मीठे को डिसाइफर करें विद चॉकलेट, एंड चॉकलेट बोले तो कैडबरी।
करेक्ट। अब लेकिन जब मार्केट करने की बात आई तो उन्होंने बहुत अलग तरीके से मार्केट किया। उन्होंने कहा एक एंड पे इंडियंस प्रेफर स्वीट्स, सेकेंड एंड पे वी डू आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट। करेक्ट। तो उन्होंने क्रिकेट का ऐड बनाया, वहां पे दिखाया कि एक प्लेयर कितने अच्छे तरीके से खेल रहा है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसकी बिलवेड आती हैं और चॉकलेट के साथ सेलिब्रेट करती हैं। करेक्ट। और वही ऐड 2 डेकेड्स बाद चेंज कर दिया गया और अब क्योंकि वुमेन क्रिकेटर्स आर डूइंग इक्वली गुड in this decade, in fact they are rising and shining like anything, and now they are celebrating our women power along with the same synonym मीठा। एकदम। so ये 2 अलग अलग, एक ही लोन शॉट के 2 अलग अलग पहलू हैं। एक्चुअली बहुत मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिस इज़ लाइक बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। क्यों पता है कि बिजनेस के अंदर ना हम जब अपने सोचने का नज़रिया बदलते हैं ना, पूरी दुनिया बदल जाती है। देखिए जैसे आपने जब ये चॉकलेट की बात की, हम क्या कर रहे थे, जो हम कॉन्सेप्ट होता है टैम, टोटल अवेलेबल मार्केट। कैडबरी जब तक किसी और चॉकलेट मेकर से compete कर रहा था, उनका मार्केट जो था X था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा हमारा कंपटीशन, क्योंकि अब तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, तो हमारा कंपटीशन अनदर चॉकलेट मेकर नहीं है, हमारा कंपटीशन है मिठाई वाले। इंडिया के अंदर जितनी मिठाई बिक रही है, अब आप सोचिए 1000 गुना या प्रॉब्ली 1 लाख गुना उनका मार्केट बन गया, क्योंकि वो दे आर नो मोर अ चॉकलेट प्लेयर, दे आर कम्पीटिंग इन द मिठाई इंडस्ट्री विच इज़ मच मच लार्जर। सिर्फ सोचने का नज़रिया बदलना है और फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदली, फिर सब कुछ बदला धीरे धीरे। एक और एग्जांपल देता हूँ इसी के ऊपर। आपको याद है एक और एड, ठंडा बोले तो कोका कोला। वाई, मिठाई हटी ठंडा आया। एक और सिनोनिम, क्योंकि हिंदुस्तान में गर्मी पड़ती है बहुत सारे पार्ट्स में और बहुत सारे पीरियड के लिए, तो यहाँ पे लोग सिनोनिम बोलते हैं एक ठंडा दे दे। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दे चेंज द थॉट प्रोसेस। आई डोंट वांट टू compete विद पेप्सी, राइट, बिकॉज पेप्सी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंटेन पेप्सी, कि आप जाओ कॉइन डालो, पेप्सी पियो DIY और ले जाओ, which was an innovation from their type. So their loon shot was fountain Pepsi. Yeah, it was a P type. It was a P type. Correct. क्योंकि मुझे हर जगह एक नया प्रोडक्ट इनोवेट करना है। Right. उसको काउंटर करने के लिए कोक केम अप विद S टाइप स्ट्रेटेजी। ठंडा बोले तो कोका कोला। मतलब आप कैटेगरी के सिनोनिमस हो जा रहे हो। जब कोई जाके दुकान पे बोलेगा ठंडा दो, तो उसे भी पता है ठंडा मतलब कोका कोला, वो कोका कोला निकाल के देगा। करेक्ट। तो दोनों ने अपने अपने तरीके से अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया, एक ने P टाइप के थ्रू, एक ने S टाइप के थ्रू। So we need to understand both the loan shots are important. True. And you can't get bhawfai, you can't get carried away in one particular aspect. आपका competitor अगर P टाइप कर रहा है तो ऐसा नहीं है आपको भी P टाइप करना है। हाँ, उसमें तो फिर क्या है, आप वेस्ट करते हो रिसोर्सेज को, क्योंकि आपको और ज़्यादा पैसे जलाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा जगह फैलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ और करते हो तो शायद उतना रिसोर्सेज को वेस्ट किए बिना आप उतना ही अच्छा या उससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। देन द फिफ्थ, द लास्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इज दैट इज लेट्स बिलीव इन सिस्टम ओरिएंटेशन rather than outcome orientation. Okay. डिफरेंस क्या है सिस्टम ओरिएंटेशन और आउटकम ओरिएंटेशन में? विनीत, आप बिजनेस के अंदर रोज कुछ कुछ डिसीजंस लेते हो, उस डिसीजंस का आउटकम कभी फेवरेबल होता है, कभी अनफेवरेबल होता है। क्या आपको लगता है उसके आउटकम से आपको पता चलेगा कि आपका डिसीजन सही है या गलत है? नहीं, बट इसमें मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ ना, ज़्यादातर लोग आउटकम के बेसिस पे ही डिसीजन को इवैल्यूएट करते हैं। और देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस। जो सक्सेसफुल होता है वो हमें लगता है सही है, और जो फेल हो जाता है वो हमें लगता है गलत है। बट ये आप अगर उसके और तह में जाओ तो ऐसा हो सकता है गलत रीजंस की वजह से भी कुछ चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती है, और कुछ चीज़ें सब कुछ सही होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होती। बट आप सिर्फ सर्वाइवर्स को देखते हो जो सक्सेसफुल है। कहते हैं ना कि जो सक्सेसफुल है वही हिस्ट्री लिखता है, बट ये सही नहीं है कि आपके डिसीजंस हर समय सही होने की वजह से उसका आउटकम गलत नहीं हो सकता। और शेयर बाज़ार से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब बाज़ार बढ़ रहा होता है तब इंसान इन्वेस्ट करता है और चीज़ें बढ़ती है, उसे क्या लगने लगता है ये मेरी कैपेबिलिटी की वजह से हो रहा है।
लेकिन ये सर्वाइवरशिप बायस है, क्योंकि वो आप अच्छा कर गए तो आपको लग रहा है। हो सकता है आपने गलत शहरों में चूज किया हो और किसी कारण से वो बढ़ गया हो, और ये चीज लाइफ में हर जगह है। तो डोंट गिव ओवर इंपॉर्टेंस टू द आउटकम्स। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। दैट्स व्हाट आपने बहुत अच्छे से समराइज किया, इस बार बोले अच्छा, बिना ये है समराइज इसमें। कर दिया। अरे दिस इज वाह। द पॉइंट व्हिच ऑथर वांटेड टू कम्युनिकेट इट, कि आपको फोकस आउटकम पे नहीं करना है, आपको फोकस अपनी आदतों पे करना है, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे करना है, अपनी हैबिट्स पे करना है। क्योंकि अगर एक बार हैबिट्स खराब हो गई, प्रोसेस खराब हो गया, यू कांट बी लकी ऑलवेज। ये इतना काउंटर इंट्यूटिव है ना। भगवान कृष्ण ने कितने कितने पहले ही कहा था कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो फल इज आउटकम, उस पे फोकस मत करो। जो करना है, जो प्रोसेस है, उस पे फोकस करो। अगर आप सब सही कर रहे हो तो फल सही दिस इज इंट्यूटिव, नॉट काउंटर इंट्यूटिव। ऑब्वियसली, मतलब इंट्यूटिव इसलिए क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम करते ऐसा नहीं है। okay. हमारा फोकस हमेशा आउटकम पे ही रहता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। Got it, राइट? got it. तो ये अंदर से नहीं आ पाता। पता सबको है, ज्ञान सबके पास है। हम जितनी बातें कर रहे हैं शायद सबको सब कुछ पता है, राइट? मुझे भी सब पता है, आपको भी, और हमारे सारे ऑडियंस को मुझे पता है सब कुछ पता है। लेकिन हमें समझना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होते हुए भी हम करते नहीं है। तो इसे रिपीट करते जाइए, शायद रिपीट करते करते हम थोड़े से सुधर जाएं। 1% भी इंप्रूव हो गए तो बहुत है। So perfect. I'm just summarizing the discussions which we had in this point. There are good decisions, there are bad decisions. Good decisions can lead to good outcomes. Good decisions can lead to bad outcomes. Bad decisions, same ways, can lead to good outcome and bad outcomes. आपको आउटकम के बेस पे इंश्योर नहीं करना है कि आपको सेम चीज़ दोबारा करनी है नहीं करनी। आपको अपनी हैबिट के बेस पे, अपने प्रोसेस के बेस पे डिसाइड करना है कि आपको ये चीज़ रिपीट करनी है नहीं करनी। अब ये कहना बड़ा आसान है, पता कैसे चले कि वेदर इट्स इज गुड स्ट्रेटेजी और बैड स्ट्रेटेजी। करेक्ट? जो चल गया वो मेरा है, और जो नहीं चला वो तो वो तो मेरा था ही नहीं। करेक्ट? ये एक कॉमन परसेप्शन होती है, ये आपकी भी है, ये मेरी भी है, ये हम सबकी है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है खाली कि आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको रिव्यू कैसे करना है कि क्या सही प्रोसेस है, क्या गलत प्रोसेस है। उसके लिए व्हाट ऑथर सेज इन दिस बुक इज, आपको क्रिटिकली अप्रेज करना है ईच एंड एवरी स्टेप विच यू आर टेकिंग। आपको क्रिटिकली इंश्योर करना है कि बॉस, अगर ये फेलियर हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो क्यों हुआ। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रखना है कि प्रोसेस क्या चल रहा है, उसमें डेटा क्या आ रहा है। डेटा, बार बार मैं कहूंगा कि डेटा कैन हेल्प यू बिग टाइम इन मैनेजिंग दीज थिंग्स, बिकॉज नहीं तो आप ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे। करेक्ट? तो अब दोबारा टाटा नैनो पे आते हैं। व्हाई नैनो वाज अ फेलियर? वाज इट अ बैड स्ट्रेटेजी? I don't think so. As a concept, Right. you only Sounded said, very promising, yeah. and it still sounds very promising. If someone will come up with something like this in future, I don't think कि ये True. wrong strategy है। दो किसी की हिम्मत नहीं होती अब, but अगर कोई, if anyone can come up with this, it still doesn't sound like a bad strategy. So probably उनको ये करना चाहिए, पता नहीं, कि हर स्टेप को इवैल्यूएट करे कि हम कहाँ गलत गए, कुछ सर्वेज हो, कुछ डेटा हो, और उसके बेसिस पे फिर से एक्सपेरिमेंट किए जाए। छोटा एक्सपेरिमेंट, कुछ बदल के, हो सकता है कुछ बदल के करने से वो चल पड़े। करेक्ट? सेम इज द केस विद जीएसटी। जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था, लॉन्च होना इन 2017, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर वाज लॉट मेनी इश्यूज। वो धीरे धीरे हमने सॉल्व किया, हमने एनालाइज किया। अगर हम उसके आउटकम पे जाते तो हमें 6 महीने में उसको बंद कर देना चाहिए था। एब्सोल्युटली करेक्ट? बट वी स्टक ऑन टू इट, वी एनालाइज एवरी स्मॉल आउटकम एंड वी कीप ऑन रेटिफाइंग ऑल दोज इश्यूज because of which it was behaving like a failure loan shot, and now you can say कि it is more of a successful one. आई थिंक इससे एक बार फिर से वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली थ्योरी याद आ जाती है कि आप थोड़ा सुधार करते रहो, 1% एवरी टाइम, राइट? तो एक है कि मैथमेटिक्स सेज दैट 1% एवरी डे विल बी 38 टाइम्स इन अ ईयर, अगर आप कंपाउंडिंग करते जाओ। तो उसी तरीके से चाहे कोई भी चीज़ हो, उसे आप एक गिव अप नहीं करना है, उसे सुधार कर करके लाइन पे लाना है। तो आई थिंक ऑल लून शॉट्स विल बी वर्दी। करेक्ट? तो यहाँ पे ऑथर कहता है हर लून शॉट विल डाई एटलीस्ट 3 डेथ्स। ओके। हर एक लून शॉट सक्सेसफुल होने से पहले कम से कम 3 बार मरेगा। आपको लगेगा कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, इट्स नॉट वर्थ इट। करेक्ट? यहाँ पे आपका विजिलेंस, आपका डाटा एनालिटिक्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका एफर्ट,
आपकी बॉन्डिंग विद द टीम, करेक्ट। करेक्ट, आपका कन्विक्शन बहुत काम आता है। आपको वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिसाइफर करना ज़रूरी है वेदर इट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी और देयर आर माइनर ट्विक्स ट्रू। विच यू नीड टू डू टू एस्टेब्लिश दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, बिकॉज कहीं ना कहीं क्विट करना भी जरूरी है, तो आपको इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस आपका बॉन्ड जो आप बोल रहे हैं टीम के साथ और उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो आप जब टीम बना रहे हो, जब आपने बताया आर्टिस्ट्स और सोल्जर्स, क्या होता है फीडबैक कई बार स्टक हो जाता है, आइडियाज नहीं आते बिकॉज लोग डरते हैं आपसे। करेक्ट। कि आपका रिएक्शन क्या होगा। करेक्ट। आपसे बात करने में कतराते हैं। ये कल्चर आपको चेंज करना पड़ेगा। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर, चाहे वो 10 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन हो या 1000 लोगों का, फ्लो ऑफ आइडियाज, बिकॉज सब कुछ अंत में आइडिया मीटिंग एग्जीक्यूशन है। अगर आइडिया अपने इंसेप्शन पे ही दम तोड़ देगी तो वो एग्जीक्यूशन तक तो कभी पहुंचेगी नहीं। और इंसेप्शन कहाँ होता है? किसी के भी माइंड में हो सकता है, वो आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बट सिंस आप उसकी आवाज़ दबा दे रहे हो, उसकी क्रिएटिविटी खत्म कर दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आप उसे डरा के रख रहे हो। तो दोस्तों, मुझे जो बहुत स्ट्रांगली लगता है पुनीत, ये शायद इससे आउट ऑफ सिलेबस भी हो, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कल्चर ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आर्टिस्ट डेवलप हो। सोल्जर्स तो आप हो सकता है डिसिप्लिन के थ्रू बना भी लेंगे, राइट? जैसे अर्जुन था, उसे सिर्फ एक चीज़ दिखती थी, ऐसा कोई मिल जाए आपकी लाइफ सेट है। लेकिन आर्टिस्ट को आप जनरली ख़त्म करते हो क्योंकि डरा के रखते हो। तो वो कल्चर की भी एक बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट। हैंग ऑन। तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दो आपको लून शॉट को प्रिजर्व करना है, मरने नहीं देना है, एनालाइज करना है, बट एज विनीत राइटली सेड, अगर आपको लग रहा है कि ये लून शॉट हमसे गलती हो गई, इट्स प्रोबेबली अहेड ऑफ टाइम्स और इज नॉट राइट फॉर द ऑडियंसेस, नो पॉइंट टेकिंग इट अप, no Stop point loss. defending it, have a stop loss, get out of it. Correct. There are lot many loon shots which are waiting for you. There are lot many ideas which are waiting for you. अब यहाँ पे आपका खुद का इंटेलेक्ट काम आएगा दोस्तों। इस दुनिया की कोई बुक, कोई ऑथर, कोई इंसान आपको ये स्पून फीड नहीं कर सकता है। What we can tell you right now is डाटा एनालिटिक्स पे फोकस कीजिए, नंबर्स पे फोकस कीजिए। नंबर विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स एंड इंटेंशंस एंड इमोशंस, वो आपको बताएंगे। डेटा के ऊपर एक कोट याद आ गया बहुत मस्त कि आपका बेटा आपको एक बार धोखा दे सकता है बट आपका डेटा आपको धोखा नहीं देगा, तो डेटा पे फोकस करें। एग्जैक्टली। सो प्लीज़ अपने डेटा पे फोकस कीजिए, इससे आगे लेके जाइए। That's the only intention. With this हमने अपना थर्ड पार्ट कन्वे कर लिया। फर्स्ट पार्ट was about what is loon shot. Second part was about types of loon shot. Third part is the execution of getting the loon shots implemented. एक आखिरी सेक्शन बचा है दोस्तों, which is जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्केल अप होती है वैसे वैसे लून शॉट को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हम सबसे आखिरी वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ डू कम बैक फॉर द सेम डिस्कशन, फॉर द फाइनल डिस्कशन अबाउट लून शॉट इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सी यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ पोस्ट योर कमेंट्स कि आपको अभी तक की डिस्कशन से क्या समझ में आया, कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। सो इसके साथ विदा लेते हैं। Please like, comment, share and see you in the next video. Thank you. Thank you.